हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर विजय प्रकाश आज भूगोल के पेपर 1 बीए थर्ड ईयर पेपर 1 प्रादेशिक भूगोल का एक टॉपिक एशिया का सामान्य परिचय आपके साथ डिस्कस करेंगे। एशिया की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया प्रथम स्थान पर है। इसी एशिया के बारे में आज हम एक सामान्य परिचय, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका हम डिस्कस करेंगे। हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए कॉलेज के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, CCEGC के खींवसर। एशिया का अगर पॉलिटिकल डिवीज़न देखें तो इसमें दो इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं वो चीन और इंडिया हैं। बाकी रूस इसके उत्तर में है, सबसे उत्तर में, और इंडोनेशिया से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़, जापान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, ईरान, इराक, सऊदी अरब जैसे इम्पोर्टेंट देश एशिया में आते हैं। कुछ दक्षिणी द्वीपों को छोड़कर यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, जिससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक सागर, यहाँ हिंद महासागर, और पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। ये जो प्राकृतिक सीमाएं, प्राकृतिक स्थल रूप हैं, जो भी स्थलखंड हैं, पर्वत हैं और झीलें हैं, सागर हैं, यह एशिया को यूरोप से इस प्रकार अलग करते हैं। एशिया में मंगोलिया, नेपाल, यह यहाँ मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस यहाँ पर और कजाकिस्तान, यह सभी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, स्थलबद्ध देश हैं और उनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती। स्थल रूप देशों में अगर सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, जबकि दूसरा स्थान मंगोलिया का आता है। एशिया का अगर निर्माण की बात करें तो एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड, जो कि वर्तमान में रूस और चीन है, और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। पहला है आपका ये अरब का प्रायद्वीप, और दूसरा है हमारा दक्कन प्रायद्वीप, और तीसरा इंडोचीन प्रायद्वीप, ये वाला। इसके बाद में दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के ये द्वीप धनुषाकार आकृति में फैले हुए हैं। इसमें अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान के द्वीप समूह हैं। फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। मध्य एशिया में स्थित पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं, ये यहाँ पर स्थित है, और इससे विभिन्न दिशाओं में कई पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं। इसके पश्चिम में हिंदू कुश यहाँ पर, और जैग्रोस पर्वत है, और पूर्व में हिमालय, काराकोरम, कुनलुन, त्यान शान, यह चीन में स्थित है।
हिमालय और कुनलुन के बीच विश्व का सबसे बड़ा तिब्बत का पठार स्थित है। ईरान के पठार को एलबुर्ज और जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं घेरे हुई हैं। गोबी का पठार विशाल ठंडा मरुस्थल है। यहाँ पर गोबी डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है ये। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। ओब, येनेसी और लीना जैसी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। आइए इसके सभ्यता, संस्कृति और डेमोग्राफिक और फिजिकल पैटर्न के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। एशिया को जम्बूद्वीप भी कहा जाता है और आकार और जनसंख्या, जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया, आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं। हालांकि इन दोनों के बीच कोई सर्वमान्य स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है। एशिया और यूरोप को मिलाकर इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। एशियाई महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध महासागर, आर्कटिक, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में मेंशन किया था। काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ है, जैसे सुमेर, भारतीय सभ्यता और चीनी सभ्यता। चीन और भारत विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। चीन टॉप पर है और दूसरे पे भारत है, जैसा कि हम जानते हैं। पश्चिम में स्थित एक लंबी भू सीमा यूरोप को एशिया से पृथक करती है। यह सीमा उत्तर दक्षिण दिशा से नीचे की ओर रूस में यूराल पर्वत तक जाती है। यूराल नदी के किनारे किनारे कैस्पियन सागर तक और फिर काकेशस पर्वत से होते हुए अंध महासागर तक। रूस का लगभग 3/4 भाग एशिया में और शेष यूरोप में है। 4 अन्य एशियाई देशों के कुछ भूभाग भी यूरोप की सीमा में आते हैं। इस महाद्वीप की जनसंख्या अन्य महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है, लगभग 60%। और कॉन्टिनेंट्स की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा है। उत्तर में बर्फीले आर्कटिक से लेकर दक्षिण में उष्ण भूमध्य रेखा तक, यहाँ के बर्फीले इलाके से लेकर भूमध्य रेखा तक अगर हम बात करें तो एशिया का फैलाव है। इसीलिए यहाँ क्लाइमेटिक वेरिएशन काफ़ी है। कुछ विशाल मरुस्थलों से लेकर के ऊंचे पर्वत और कुछ सबसे लंबी नदियों को यह महाद्वीप समेटे हुए है। ज्योग्राफी की बात करें, एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 8.8% हिस्सा है और सबसे समुद्र से जुड़ा भाग 62,800 किलोमीटर का है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, दक्षिण में इंडियन ओशन, हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। एशिया में कुल 48 कंट्रीज़ हैं। इनमें से 3 रूस, कजाकिस्तान, तुर्की का भाग यूरोप में भी है। अगर क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से 3 तरह के क्लाइमेट मिलते हैं। पहला, मानसूनी एशिया की जलवायु, जहाँ अत्यधिक भारी वर्षा वाले क्षेत्र आते हैं, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, हिंदी चीनी क्षेत्र, भारत से चीन दक्षिण में यह जलवायु व्याप्त है। दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ भागों में शीतकाल में वर्षा होती है और इस संपूर्ण एशिया का सबसे अधिक वर्षा वाला इलाका भारत के मेघालय में की पहाड़ियों पर स्थित मौसिनराम है। इससे पूर्व चेरापूंजी पहले स्थान पर था। दूसरी जो जलवायु मिलती है वो भारत में शुष्क जलवायु से शुष्क एशिया का भाग कहते हैं। इसमें मध्य और दक्षिण पश्चिमी एशिया, मंगोलिया इत्यादि में शुष्क जलवायु पाई जाती है। इन प्रदेशों की वर्षा 2.5 से 20 सेंटीमीटर तक ही सीमित है। संपूर्ण एशिया का सबसे गर्म स्थान पाकिस्तान का जकाकोबाद है, जहाँ पर अधिकतम तापमान 57 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। इसी तरह अरब का मरुस्थल एशिया दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 23,23,000 वर्ग किलोमीटर है।
गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित है, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में मेंशन किया। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अरबल खाली मरुस्थल पूरी नदी पर स्थित है। देश के क्षेत्रफल का 6,50,000 किलोमीटर है। दस्तकाबी मरुस्थल ईरान में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 3,50,000 वर्ग किलोमीटर है। तीसरी जो जलवायु मिलती है वो शीत जलवायु है, जो एशिया में साइबेरिया, रूस का पार्ट है, वहाँ पर मिलती है और वहाँ सबसे ठंडा स्थान बरखोयानस स्थित है और यहाँ का न्यूनतम तापमान -70 डिग्री 69-70 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। इसलिए बरखोयानस को पृथ्वी का ध्रुव भी कहते हैं। इस तरह से एशिया महाद्वीप इतना विस्तृत है, उसका भौगोलिक क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्लाइमेटिक वेरिएशन भी ज़्यादा है। लगभग हर तरह का क्लाइमेट यहाँ मिलता है, शुष्क से लेकर के शीत और नम एवं आर्द्र जलवायु भी यहाँ मिलती है। मानसूनी क्षेत्र भी यहाँ मिलते हैं। इसी कारण यहाँ की जलवायु में विविधता पाई जाती है। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो एशिया की अर्थव्यवस्था यूरोप के बाद विश्व की क्रय शक्ति के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लगभग 4 अरब लोग आते हैं, जो विश्व की जनसंख्या का 80% है। यह 4 अरब लोग एशिया के 46 विभिन्न देशों में निवास करते हैं। 6 अन्य देशों के कुछ भूभाग भी आंशिक रूप से एशिया में पड़ते हैं, लेकिन ये देश आर्थिक और राजनीतिक कारणों से अन्य क्षेत्रों से में गिने जाते हैं। एशिया वर्तमान में विश्व का सबसे तेज उन्नति करता हुआ क्षेत्र है और चीन इस समय एशिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगा है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कई पूर्वानुमानों के अनुसार अगले कुछ वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हो सकती है। एशिया की 5 बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें पहले पर चीन, फिर जापान, फिर दक्षिण कोरिया, फिर भारत और फिर सिंगापुर और इंडोनेशिया का स्थान आता है। एशिया की अगर खाद्यान्न फसलों की बात करें तो धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी हैं, जबकि अगर नकदी फसलों की बात करें तो चाय, गन्ना, जूट, कपास, रबड़ और तंबाकू का स्थान आता है। विश्व का 92% चावल एशिया में उगाया जाता है। चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश चावल के प्रमुख उत्पादक देश हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एशिया चावल के उत्पादन में एकाधिकार रखता है। गेहूं की खेती साइबेरिया, चीन, भारत के उत्तरी मैदान, पाकिस्तान और दक्षिण पश्चिमी एशियाई देशों में होती है। एशिया में अगर चाय की खेती भी देखें तो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एशिया के अलावा कुछ कुछ जगह पर ही चाय का उत्पादन होता है। उनमें भारत, श्रीलंका, चीन, जापान और इंडोनेशिया के पर्वतीय ढालों पर यह खेती की जाती है। गन्ने की खेती भारत, चीन, फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में की जाती है। जूट या पटसन की बात करें तो इसमें भी एशिया महाद्वीप का एकाधिकार है। स्पेशली इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रदेश में, जिसमें बांग्लादेश और भारत दोनों का हिस्सा आता है, वो जूट और पटसन के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। रबड़ उत्पादन में थाईलैंड विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और यदि बात करें सभ्यता की तो एशिया को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके बीए के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि एशिया को सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है या सभी धर्मों की आद्य भूमि क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर दजला फरात नदियों की घाटियों में मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु नदी की घाटी में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ और हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, पारसी, जरथुस्ट्र, कन्फ्यूशियंस और शिंटो सभी धर्मों का उद्भव की भूमि एशियाई रही है। इसीलिए इसे सभी सभ्यताओं का पालना और एशिया को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। तो ये तो था एशिया के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके बाद में कंट्री वाइज स्पेशली चीन का स्पेशल स्टडी हमारे लगी है, तो चीन पे स्पेशल फोकस रखेंगे और एशिया के ड्रेनेज के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। धन्यवाद।